नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। 10 प्रश्नों के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 प्रश्न। ये 10 प्रश्न साइंस है। किसे? साइंस से 10 प्रश्न है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साइंस से हर एक एग्जाम में प्रश्न आते हैं और अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो ये 10 प्रश्न से लगभग हमारे 50 प्रश्न क्लियर होने वाले। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा लिखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेट। पहला प्रश्न है, सरौता किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो सरौता जो है वह किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो सरौता जो है यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण। हम लोग जानते हैं उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? हैंड पंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक, ये सारे जो है एग्जाम्पल ये एग्जाम में आए हुए हैं। साइकिल का ब्रेक ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। वहीं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण पूछा जाए तो सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन और एक पहिया वाहन यह द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। वहीं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण पूछा जाए तो चिमटा और मनुष्य का हाथ यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो सारे उदाहरण आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ठोस में जो है ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि संवहन के द्वारा गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। और विकिरण के द्वारा पृथ्वी गर्म होना। इसमें विकिरण में क्या होता है? इसमें माध्यम को बिना गर्म किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का जो है संचरण होता है। वहीं संवहन की अगर बात करें, इसमें ऊष्मा का संचरण एक वस्तु के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गर्म कणों के स्वयं स्थानांतरण से होता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो यही संवहन विधि द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक 74। किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने में। वहीं हम लोग कुछ समस्थानिक जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं देख लेते हैं। कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। जबकि आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार में इसका प्रयोग होता है। सोडियम 24 इसका प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। वहीं फास्फोरस 32 इस समस्थानिक का प्रयोग किसमें किया जाता है? ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है फास्फोरस 32 का प्रयोग। वहीं आयरन Fe59 इसका जो प्रयोग किया था अरक्तता के प्रयोग में, अरक्तता का रोग का पता लगाने में किया जाता है। वहीं आप लोग बताएं, यूरेनियम 235 इसका जो है किस चीज में उपयोग किया जाता है? तो चट्टान की आयु ज्ञात करने में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस हैं। तो सबसे अधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस है जेनन। कौन सा है? जेनन जो है सर्वाधिक अक्रिय गैस बनाने वाला यौगिक है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। यह रेडियो सक्रिय तत्व है। वहीं बात करें अक्रिय गैस की बात आई तो वर्ग आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं जिससे अक्रिय गैस कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। सबसे भारी जो अक्रिय गैस है वह है रेडॉन, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वहीं वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस है ऑर्गन। कौन सा है? ऑर्गन है। वहीं बात करें रेडॉन की, तो
रेडोन को छोड़कर अन्य सभी गैस जो है यह वायुमंडल में पाया जाता है। रेडोन जो है यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता और यह सबसे भारी अक्रिय गैस है। सबसे भारी अक्रिय गैस है कौन सा? तो रेडोन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फ्लिंट कांच का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है कैमरा, विद्युत बल्ब और दूरबीन के लेंस बनाने में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बल्ब, कैमरा लेंस और दूरबीन के लेंस बनाने में जो है फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। वहीं प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में पायरेक्स किसका प्रयोग होता है? पायरेक्स कांच का प्रयोग किया था। वहीं धूप का चश्मा बनाने में किसका प्रयोग किया था? क्रुक्स कांच। किसका प्रयोग किया था? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। वहीं ट्यूबलाइट, बोतलें एवं दैनिक उपयोग के सामान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडा कांच का प्रयोग किया था। किसका किया था? सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। वहीं प्रकाशीय जो कांच होता है उसका प्रयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं फ्रिज बनाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने किया? तो न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया केंद्रक का खोज। वहीं बात करें केमिलो गोल्जी, तो केमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज किया था। किसका खोज किया था? गोल्जी काय की खोज किया था। वहीं अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। किसका खोज किया? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने। वहीं पुरकिंजे ने जीव द्रव का नामांकन किया था। जीव द्रव का नामांकन किसने किया? पुरकुंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। वहीं ल्यूमेन हॉक ने सबसे पहले क्या देखा था? कोशिका देखा था। ल्यूमेन हॉक ने सबसे पहले कोशिका देखा था, सेल को देखा था। किसने? ल्यूमेन हॉक ने। अच्छा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका अध्ययन। अच्छा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया। किसने किया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? गेहूं में 42 गुणसूत्र होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42 गुणसूत्र होते हैं। एक बार हम लोग गुणसूत्र रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 6। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है। वहीं मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। मक्का में गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो टमाटर में 24 होता है। वहीं बात करें मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होता है। नींबू की बात करें तो नींबू में 18 और बड़े नींबू में 36 होते हैं। वहीं बात करें बिल्ली, तो बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या 38 होता है। कितना होता है? 38 होता है। और चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40 होता है। और खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 44 होता है। हम लोग मनुष्य में जान रहे हैं, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। आलू में गुणसूत्र की संख्या 48 होता है। चिपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 48 होते हैं। वहीं तंबाकू में, ये तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, तंबाकू में 48 होते हैं। वहीं घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो 64 होता है। और कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो 78 होता है, 78। और कबूतर में गुणसूत्र पूछा जाए तो 80 होता है। और सबसे अधिक गुणसूत्र तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। लगभग 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो सारे उदाहरण आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है सुपारी, ताड़, नारियल एवं खजूर किस कुल में आते हैं? तो ये सुपारी, ताड़, नारियल एवं खजूर ये किस कुल का पौधे हैं? तो ये किस कुल में आते हैं? ये सारे पौल्मी कुल में आते हैं। किस में आते हैं? पौल्मी कुल में आते हैं। कुल से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं। एक बीजपत्रीय पौधे में लिएएसी, तो लिएएसी जो कुल है उसमें लहसुन और प्याज, इसमें कौन से आते हैं? लहसुन और प्याज आते हैं। वहीं पौल्मी में हम लोग देख रहे हैं सुपारी, ताड़, नारियल एवं खजूर आते हैं। ग्रेमिनेसी में जो अनाज है वो सारे आते हैं, गेहूं, मक्का, बांस, बांस ध्यान में रखिएगा ये ग्रेमिनेसी कुल में आता है। गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा ये ग्रेमिनेसी कुल में आते हैं। वहीं द्विबीजपत्रीय पौधे की अगर बात करें तो कुशीफेरी में आते हैं मूली, शलजम, सरसों, मूली, शलजम और सरसों आता है। वहीं मालवेसी कुल में कौन से आते हैं? कपास, भिंडी ये मालवेसी कुल में आते हैं। वहीं बात करें रूटेसी कुल में आते हैं खट्टे चीज है वो आते हैं, जैसे नींबू, संतरा, चकोतरा ये सारे रूटेसी कुल में आते हैं। वहीं सोलोनेसी कुल में क्या आते हैं? जिसमें आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा ये सारे सोलोनेसी कुल में आते हैं। वहीं बात करें रोजेसी कुल इसमें आते हैं स्ट्रॉबेरी यानी जो रसदार पौधे आते हैं वो रोजेसी में आते हैं। नाशपाती, सेब ये सारे रोजेसी कुल में आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा बीजांड है साइकस। कौन सा है? साइकस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस जो है सबसे बड़ा बीजांड है। वहीं बात करें सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म, तो ये साइकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवित जीवाश्म साइकस हो जाएगा। अच्छा हम लोग समझ लेते हैं ऑर्किड जो है यह सबसे छोटा बीज है। ऑर्किड जो है यह सबसे छोटा बीज कौन सा है? बीज या ऑर्किड है, ऑर्किड। वहीं बात करें यूकेलिप्टस, तो यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। वहीं बात करें ट्राइलियम, ये ट्राइलियम है। ट्राइलियम की बात करें तो सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइबिलियम का। किसका? ट्राइबिलियम का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सब संसार में सबसे लंबा वृक्ष किसका कौन सा होता है? सिकोया जो है संसार का सबसे लंबा वृक्ष। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर तक होती है। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा पूछा जाए तो यह होता है लेमना। कौन सा? लेमना। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा तो यह है विक्टोरिया रिजिया, यह सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। सबसे बड़ा बीज पूछा जाए तो सबसे बड़ा बीज होता है कोकोडीमर जो है सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर का होता है। वहीं बात करें सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा, तो सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा होता है एलोजा। क्या होता है? एलोजा। यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज हम लोग देख लिए आर्किड। सबसे छोटा फूल की बात करें तो सबसे छोटा फूल होता है, सबसे छोटा फूल वुल्फिया का। किसका फूल? वुल्फिया का फूल सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा फूल अगर पूछा जाए तो रेफलेसिया का फूल जो है सबसे बड़ा फूल होता है। वहीं बात करें सबसे बड़ा नर युग्म साइकस। कौन सा? साइकस होता है। वहीं सबसे बड़ा बीजांड भी साइकस होता है और जीवित जीवाश्म भी साइकस है। सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा होता है? सबसे छोटा गुणसूत्र या शैवाल में कौन सा? शैवाल। वहीं बात करें सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा, तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम जिसे फर्न कहते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा पूछा जाए तो हेप्लोपोपस। वहीं सबसे छोटी कोशिका,
तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लिसिटिकम। वहीं बात करें जंगल की आग किसे कहा जाता है, तो ढाक को जंगल की आग कहा जाता है। वहीं कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, जिससे कैफीन प्राप्त होती है। और अफीम देने वाला पौधा जो है वह पोपी, इसमें मोपिन पाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाया जाता है, तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं वह अग्नाशय में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। यह अग्नाशय का भाग होता है जिसका खोज किसने किया था, लैंगरहैंस ने किया था, और उसी के नाम पे इसका नाम लैंगरहैंस। इसमें जो है बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। लैंगरहैंस की बीटा सेल से जो है इंसुलिन का स्रावन होता है, और इसका जो है अल्फा सेल से जो है ग्लूकोन का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है, ग्लूकोन का स्रावन होता है। और गामा सेल से सोमेटोस्टेनिस का स्रावन होता है। ये तीनों हार्मोन है, इसका स्रावन होता है। वहीं बात करें इंसुलिन की बात आई, तो इंसुलिन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो इंसुलिन का खोज किया था बेटिंग एंड बेस्ट ने। बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था 1921 ईस्वी में। और सबसे पहला आदमी जिसे इंसुलिन दिया गया था उसका नाम भी एग्जाम में पूछ लिया था, तो उसका नाम है लियोनार्ड थॉम्सन, जो कनाडा का था। इसे सबसे पहले इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। चलिए दोस्तों, ये था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। साइंस से सारे प्रश्न थे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा, रिवीजन में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।